नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना जारी है। इस बार लगभग 50% वोटिंग दर्ज की गई है, जो पिछली बार से कम है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के पूर्व सांसद सुनील सोनी और कांग्रेस से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के बीच मुकाबला है। तो वहीं बीजेपी इस सीट पर लगातार आगे चल रही है और कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश शर्मा पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है। हालांकि पिछली बार से अगर इस बार तुलना करें तो मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। हालांकि ये रुझान है, परिणाम नहीं है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस प्रत्याशी रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं। तो वहीं मतगणना केंद्र पर हलचल तेज है। लगातार नए नए रुझान सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझान की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तस्वीर और साफ हो जाएगी और क्षेत्र को अपना प्रतिनिधि मिल जाएगा। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है। सभी प्रत्याशियों की नजरें अब नतीजों पर टिकी हुई हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर और साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है। हालांकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की अगर बात करें तो हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव कराए गए और अब फिर से शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे नजर आ रही है। पिछले बार की तुलना में इस बार 50% मतदान हुआ है और जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। हालांकि तब तक रुझानों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और रुझानों की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों की पैनी नजर मतगणना केंद्र पर बनी हुई है। सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के दिल की धड़कनें इस समय तेज हैं और सब इस वक्त नतीजों के इंतजार में लगे हुए हैं। मतगणना केंद्र पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सभी की निगाहें शुरुआती रुझानों पर टिकी हुई हैं। रुझानों में बीजेपी के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अभी ये परिणाम नहीं है, धीरे धीरे पिक्चर और साफ हो जाएगी कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। शुरुआती रुझान आप तक ले पहुंचा रहे हैं। शुरुआती रुझान को लेकर यह अपडेट है। अभी तक बीजेपी के प्रत्याशी को बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम लगाया, पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में उतरे, प्रचार प्रसार किया, अपनी अपनी पार्टियों की नीतियों को पहुंचाया। लेकिन अब जनता के दिल में किसने जगह बनाई है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। रायपुर दक्षिण सीट के उपचुनाव के लिए अब ईवीएम के पिटारे खुल चुके हैं। धीरे धीरे अब नतीजे सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है। अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इस बार रुझानों में जो चीज सामने आ रही है इसी तरफ इशारा कर रही है कि बीजेपी की ही जीत होगी। हालांकि अभी ये रुझान है, आगे चलकर तस्वीरें बदल भी सकती हैं। तो वहीं मतगणना केंद्र पर अधिकारियों ने भी पैनी नजर बनाई हुई है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज वो दिन है जब सामने आ जाएगा कि किसके दावों और वादों पर जनता ने भरोसा जताया है और यही कारण है कि सभी की निगाहें अब नतीजों पर टिकी हुई हैं। दोनों ही दलों के प्रत्याशी, समर्थक, कार्यकर्ता, सभी शीर्ष नेतृत्व से लेकर कर्मचारियों तक सभी की निगाहें इस वक्त रुझानों पर टिकी हुई हैं और इसी को लेकर आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं।
राजनीतिक इतिहास की बात करें तो रायपुर दक्षिण को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बृजमोहन अग्रवाल जब सांसद चुने गए तो ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद आयोग की ओर से उपचुनाव कराए गए और आज मतगणना हो रही है। शुरुआती रुझान की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पिक्चर और क्लियर होती जा रही है। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें इस समय जरूर बढ़ी हुई हैं। हालांकि दोनों ही दलों की ओर से लगातार दावे किए गए कि उनकी पार्टी को ही बहुमत मिलने वाला है। हालांकि जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है ये अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सलमान चंद्र गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, शुरुआती रुझान क्या सामने आ रहे हैं, क्या तस्वीर है? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये दक्षिण विधानसभा का जो यहाँ पे उपचुनाव हुआ है, वहां का जो वोटिंग हो रहा है तो बाहर में हो रहा है, लगातार यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि जिस तरीके से रुझान देखने के लिए मिल रहा है, जो कांग्रेस की तरफ से जो कम है लेकिन बीजेपी का बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेसी के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि इस तरीके से वोटिंग के परसेंट हम बात करते हैं तो अभी तक का 8वां राउंड हो चुका है और कुल मतदाता बीजेपी को 13,768 वोटों से बीजेपी आगे चल रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस को 4,744 वोट अभी तक मिल चुके हैं। जो कांग्रेसी के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे एकदम थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि बीजेपी का जो सांसद रहे हैं अभी बृजमोहन अग्रवाल, वो 8 बार से दक्षिण विधानसभा के विधायक रहे हैं, क्योंकि वो लोकप्रिय विधायक हैं और लोकप्रिय विधायक होने की वजह से यहाँ की जो जनता है उन्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। लेकिन उनका एक घर टाइप का जो जनता है ना, एक अपना फैमिली टाइप का, एक अपना भाईचारा के रूप में बृजमोहन अग्रवाल जी को देखते हैं। उसी की तरह अगर सुनील सोनी की हम बात करते हैं, सुनील सोनी भी पूरे सांसद रहे हैं, महापौर रह चुके हैं। तो इस वजह से जिस तरीके से देखा जाए तो एक तो बनी हुई है छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की, तो लोग उन्हीं को ज्यादा ध्यान देंगे। इस वजह से जो बढ़ रहा था, इस बार कांग्रेस भी बड़ी दावे ठोकी थी कि इस बार बदलाव होगी क्योंकि आकाश शर्मा जो खड़े हैं वो इस बार जीत हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक झटका और लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो 8 बार का जो इन्होंने रिकॉर्ड बना के रखा है उसको तोड़ने के पीछे कांग्रेस ने बड़ी छोटी एक कर दी थी। लेकिन अब जैसे वोटिंग की गिनती हो रही है तो जिस तरीके से बीजेपी की जो बढ़त नजर आ रही है तो उसमें ये लग रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है ना फिर पीछे हटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी जनता जो है वो लोगों को भी चेहरे में थोड़ी सी और टेंशन नजर आ रहा है, क्योंकि काफी और गिनती करना बाकी बचा हुआ। आगे क्या होगा ये बता नहीं सकते, जैसे गिनती होगा पता चलेगा। तो हमारे साथ जो भाई बने हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल सलमान, देखिए रायपुर की बात करें तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार प्रतिनिधि बदल गया है। सांसद चुन लिए गए हैं बृजमोहन अग्रवाल और प्रतिनिधि बदल गया है। क्या इसका भी असर देखने को मिलेगा? चुनाव को लेकर लगातार मतगणना जारी है। आज साफ हो जाएगा कि प्रतिनिधि कौन चुना गया है। जो बिल्कुल सलमान, इस बार प्रतिनिधि बदल गया है। बृजमोहन अग्रवाल सांसद चुन लिए गए हैं। क्या प्रत्याशी बदलने का भी असर देखने को मिलेगा? रायपुर दक्षिण में उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है। तमाम मुद्दों को लेकर वोटर्स ने मतदान किया और अपने वोटों की शक्ति दिखाई है, लेकिन आज जनादेश साफ हो जाएगा। जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लगातार आप तक पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता के मन की बात परिणाम खुलने से पहले ही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं ये थोड़ी देर में पता चल जाएंगे कि ये नतीजे हैं या केवल रुझान है। को लेकर मतगणना लगातार जारी है। मतगणना केंद्र पर अधिकारियों की भी पैनी नजर बनी हुई है। तमाम प्रत्याशी, बीजेपी समर्थक, सबकी निगाहें इस वक्त मतगणना के नतीजों पर ही टिकी हुई हैं।
सभी दलों ने चुनाव के पहले तमाम तरह के वादे जनता से किए, विकास के वादे हों, रोजगार देने के वादे हों या मूलभूत सुविधाएं देने को लेकर वादे हों, तमाम तरह के दावे और वादे जनता से किए गए। लेकिन जनता ने किस पर भरोसा जताया है और जनता किसे अपना हितैषी मानती है, अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। देखिए सलमान, इस बार प्रतिनिधि बदल गया है। पहले बृजमोहन अग्रवाल का यहां पर बोलबाला माना जाता था, अब वो सांसद चुन लिए गए हैं। अब जो प्रत्याशी बदला है, क्या इसकी वजह से भी परिणाम पर असर देखने को मिलेगा? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल जो लोकप्रिय इनके विधायक रह चुके हैं, वो सांसद में बनके सांसद में चले गए हैं, जैसे संसद चुनाव जीतकर। लेकिन थोड़ा सा देखने के लिए यह भी मिल रहा है कि कई लोग उनसे थोड़ा सा नाराज भी है। लेकिन ये और भी माना जा रहा है, जिस तरीके से देखा जाए तो गए तो कहीं नहीं सांसद के रूप में हमें ही सामने दिख रहे हैं। जनता का यह भी कहना है कि वो जैसे सुनील सोनी जी भी आएंगे, तो सुनील सोनी भी पहले सांसद रहे हैं, उससे पहले बृजमोहन अग्रवाल भी इस क्षेत्र में विधायक रहे। तो इनका यह कहना है कि दोनों अगर भाई लोग हमारे क्षेत्र के हमारे पास रहेंगे तो विकास में तेजी देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल सलमान, आपके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, क्या उनसे आप बातचीत करके बेहतर समझा सकते हैं? जी, मैं कोशिश करता हूँ कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ बने हुए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आकाश शर्मा, जिस तरीके से वोटिंग में आप लोगों ने कहा है कि इस बार चेंज होने वाला है, इस बार अब बदलने वाला है, और किस तरीके से ये चेंज हो रहा है, क्योंकि वोटिंग का स्तर अगर हम देखते हैं तो गिनती में कम नजर आ रहा है, कैसे करेंगे? क्या सर, सुनील सोनी को तो अपन सांसद में भी देख चुके हैं, महापौर भी देख चुके हैं, सक्रिय कार्यक्रम सक्रिय नेता था शुरू से, और अभी इस साल युवा नेता है। वैसे तो हार भी अपने जगह है, हम लोग जो भी है, लेकिन क्या है, कांग्रेस पार्टी की कोई युवा नेता खड़ा था, सब अपने तरफ से पसंद किए, बाल बच्चे जो भी परिवार को पसंद किए उसको, और इस बार जीतने का सब पूरा संभावना पूरा। अभी भी कोई 20-25 हजार वोट से कोई वो नहीं है। अभी हम लोग का चांस है, 19 राउंड है, अभी तो 7 राउंड हुआ है, जीत आकाश शर्मा का पक्का होगा। आकाश शर्मा का जीत होगा। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे सुनील सोनी भी बड़े दावे कर रहे हैं और वो आगे चल रहे हैं वोटों से। जैसे अगर आप बात करते हैं तो 27,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 3,50,000 पब्लिक है, कुछ न कुछ तो होगा। फिर अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। कांग्रेस जीत रही, इसका अपन जानते हैं। इस बार समर्थन कांग्रेस के किए हैं तो कांग्रेस को जीत बोलेंगे। इस बार आकाश शर्मा जीतेंगे? हमारा जीत है कि हकीकत जीतेंगे। तो सच में जीतेंगे? आकाश शर्मा जीतने से अगर आप लोग चुनाव प्रचार का जिस तरीके से रुझान दिखाते हो रहा है, जिस चीज को क्या लगता है इसको आना भी जरूरी है। आकाश शर्मा भी है, जो नेता है, आकाश शर्मा ही जीतेगा भैया, हम बोल 7 साल का कोई युवा नेता खड़ा हुआ है, कई समय से खड़ा हुआ है कोई। अब युवा को अपने को चांस देना चाहिए। कौन जी भी अग्रवाल ने 8 बार के विधायक रहे, मतलब वो 34 साल के वहां पे रह चुके हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं 34 साल के जो शासन करे तो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। क्या वो अभी चेंज होगा ना? इस बार जरूर चेंज होगा, कांग्रेस इस बार जरूर आएगी। सभी को 55, 45 और 60 साल के वाले लोग ही धोखा देंगे, और कोई धोखा नहीं देंगे। जी बिल्कुल सलमान, देखिए समर्थकों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं कुछ और ही कह रहे हैं। फिलहाल जब जनता अपना मत डालने जाती है तो कुछ मुद्दों को लेकर जाती है, इस बार क्या मुद्दे रहे? सबके चेहरे में एक विकास की जो नजर दे रहे थे जिस समय अगर वोटिंग हो रहा था, कई लोगों से हमने बात किया है, वहां की यही बात सामने आई है कि अगर जिस तरीके से सुनील सोनी की अगर हम बात करते हैं तो बृजमोहन अग्रवाल की इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सुनील सोनी जो लड़ रहे हैं मेरे चेहरे के मुताबिक कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कुछ समय सुनील सोनी का भी जो चेहरा है वो बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ था, और आज बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं और वो सबके दिलों में बसे। इसका मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है, अगर आप उसकी गिनती की बात करें, बीजेपी अभी से ही खुशियां मनाते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस में भी शिकस्त कैसी है, थोड़ा चेहरे में टेंशन है, लेकिन उम्मीद बना हुआ है कि आने वाले जो राउंड्स है उसमें बीजेपी को पीछे छोड़ेगा आकाश शर्मा, और इस बार बदलाव तय होगा। और इनका साफ कहना है कि जो लोग 34 सालों से देखते हुए आ रहे हैं अब बदलाव करेंगे, बोर हो चुके हैं एक ही विधायक को लगातार देखकर, ऐसे भी कांग्रेस का कहना।
जी बिल्कुल सलमान, देखिए लगातार कई बार जनता ने अपना प्रतिनिधि बृजमोहन अग्रवाल को चुना और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के साथ वो खड़े नजर आए। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी टक्कर साबित हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से अगर सुनील सोनी के पीछे बृजमोहन अग्रवाल क्या था, कौन है सुनील सोनी, ऐसे सवालों भी उन लोगों ने किया है कि अगर बृजमोहन का चेहरा सुनील सोनी के पीछे नहीं होता तो क्या सच में सुनील सोनी एक दक्षिण विधानसभा में चुनाव प्रचार कर पाते? ऐसे भी सवाल कांग्रेस का उठ के सामने आया। और जिस तरीके से अगर कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने बृजमोहन का अग्रवाल के ही नाम से सुनील सोनी यहाँ पे चुनाव अगर जीते तो जीतेंगे। और देखना होगा कि अभी तो बचे हुए राउंड से है उसमें किस तरीके से होगा। अभी तक का तो कुल इनके 14,800 वोटों से तो कांग्रेस को भी तो मिला है। अब आगे वाले राउंड में कितने मिलेगी, संभावना इनका यही है। उम्मीद बना के रखेंगे कि आने वाले जो राउंड है उसमें कांग्रेस की जो वोट है वो बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि उनको कहा है कि बेड़ी चोटी एक करके हमने प्रचार किया है तो ये संभावना है। सभी जनता से हमें प्यार मिला। आकाश एक युवा नेता है आकाश शर्मा, और उन लोगों के दिल में बसे और वो चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो। लगातार बीजेपी को ही देखते आ रहे हैं। और विकास की अगर बात करते हो, आज भी जो रोड, जो पुल, की अगर हम बात करते हैं, नालियों की अगर हम बात करते हैं या फिर वहां के गड्ढों की अगर हम बात करते हैं तो ज्यों के त्यों रहे हैं और गंदगी फैलता जा रहा है। कई लोग बीमारियों से भी परेशान हो रहे हैं। वो चीजें वो लोग कांग्रेस वाले लगातार छाती ठोक के इन बातों को बता रहे हैं। तो इस बार बदलाव होगी, आकाश शर्मा जीतेंगे तो ये सारे विकास के कार्य करेंगे, ऐसे उन्होंने प्रचार भी किया। जी बिल्कुल सलमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में सुशासन दिवस के मौके पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो ये सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदान किया और ये रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से मंत्री जी का और आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2 दिनों के दौरान आप लोगों ने सुशासन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया है। आप लोगों ने एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा किया है। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एक दूसरे से साझा किया है। सबने मिलकर इस बात पर भी विचार किया है कि सुशासन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और भागीदारी को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ को भी आप लोगों से अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। मैं इसे राज्य के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूं। आप सभी के पास लोक प्रशासन का दीर्घ अनुभव है। सरकारों की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन आप लोगों के माध्यम से होता है। आप लोग जमीनी चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझते हैं और समाधान भी आप लोगों के अनुभवों से निकलकर आता है। इन 2 दिनों के दौरान आप लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में काफी कुछ जाना और समझा होगा। मैं इस महत्वपूर्ण मंच का लाभ उठाते हुए केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ परिदृश्य क्या है और हमारा विजन क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की राजनीतिक विचारधारा के मूल में ही सुशासन का विचार है। हमारे पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है उसे ही हम सुशासन कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद हमारा राजनीतिक दर्शन है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में हम सुशासन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में
छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी को पता है कि इस राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए राज्य में विकास के अवसरों की भी कोई कमी नहीं है। चुनौती यह है कि संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्थानीय लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जाए। राज्य में भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत भिन्नता है। जहां पर बहुमूल्य खनिज संपदा है, वहीं पर जंगल है, वहीं पर सड़क, रेल मार्ग, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी अधोसंरचनाओं की कमी भी है। जीवन की जटिलताएं भी यहीं पर हैं। हमारा 44% भूभाग घने जंगलों से आच्छादित है, इसलिए भारत के पर्यावरण और जैव विविधता को बचाए रखने की महती जिम्मेदारी भी हम पर है। इन सबके साथ साथ राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। आज की इन परिस्थितियों के बावजूद हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। वर्ष 2028 तक हम राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमने राज्य में समृद्ध खनिज संपदा, औद्योगिक विस्तार, कृषि विस्तार के साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में चिन्हित किया है। हम राज्य के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुशासन को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में हमने अपनी नई उद्योग नीति लॉन्च की है। इसमें पर्यटन के विकास को भी प्रोत्साहित किया गया है। बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में इन क्षेत्रों का प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य वहां के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। रोजगार और आय में बढ़ोतरी के अवसर निर्मित होंगे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। राज्य में हम एक बड़े टूरिज्म सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारा विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों पर है। हम इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के साथ साथ मूलभूत अधोसंरचनात्मक विकास भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में बस्तर के कांगेर वैली के गांव धुड़मारास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए विश्व के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। ये हम छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ा सौभाग्य है और इससे हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं। हमने वनोपजों और कृषि उपजों के स्थानीय प्रसंस्करण को भी आर्थिक विकास की अपनी रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया है। राज्य के खजाने को बड़ा करने के लिए हम करों के संग्रहण में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि करों में वृद्धि किए बिना खजाने में वृद्धि की जा सके। अभी मैंने आप लोगों से राज्य के परिदृश्य और हमारी आर्थिक तैयारियों की मोटी मोटी जानकारी साझा की। अब मैं आपसे सुशासन की दिशा में की जा रही तैयारियों और चुनौतियों को भी साझा करना चाहता हूं। शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और सेवाओं के आम आदमी तक पहुंचने के लिए सबसे प्राथमिक जरूरत है जानकारियों और सूचनाओं की पहुंच। मैदानी क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम प्रभावी तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में यहां अभी तक मोबाइल टावर भी नहीं पहुंचे हैं, वहां हमारा काम कठिन हो जाता है। इन क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं के विकास में नक्सलवाद एक बड़ा रोड़ा रहा है, लेकिन वर्ष 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया करने के हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संकल्प इन क्षेत्रों तक भी सुशासन को पहुंचाने में हम सफल हो पा रहे हैं। नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना के साथ साथ अंदरूनी गांवों में सभी तरह की मूलभूत अधोसंरचनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए
राज्य शासन द्वारा नियत नीलानार योजना संचालित की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।